अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान को इंतहाई गैर यकीनी, इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है तो इसमें गलत नहीं होगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह नाजुक तरीन दौर से गुजरा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम के तमाम सियासी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं और खुद ही उन्होंने आपस में एक अपोजिशन लीडर चुन लिया है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में शायद ये भी पहली दफा हुआ है कि जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आने वाली हुकूमत का पर पहले दिन से ये मुतालबा है अपोजिशन का कि जी आप घर जाएं और शफाफ इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये भी पहली दफा हुआ है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और कोई इसकी हसासियत को समझने को तैयार नहीं है। सियासी मफादात को बालातर रखा हुआ है कौमी मफादात से। ऐसे में ये मामला कहाँ पर जाएंगे, इन मसाइल का हल क्या है, क्या इलेक्शन ही वाहिद हल है, और इलेक्शन कराने की सोच मुख्तलिफ हलकों में और पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। बहुत सारी सवाल आते हैं जिनका हमें जवाब लेना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शेख रशीद साहब, पहले तो मुझे बताएं कि कौम हर दफ़ा आपसे एक डेडलाइन सुनती है कि मई के आखिर में ये हो जाएगा, जून के आखिर में ये हो जाएगा। उससे पहले भी आप कहते रहे, खान साहब के लिए भी आप कहते रहे ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। सर, अब क्या करना है? अभी कोई और डेडलाइन देनी है या फाइनल डेडलाइन देनी है? उम्मीद तो मुझे है जी कि मैं कल हवेली में था और मैं तो बहुत मायूस हूँ। लोग इवन यहाँ तक हमारे मुंह पे कहते हैं जी मसले आपके तो नहीं है, आपके पास दो दो गाड़ी हैं। मसले तो हमारे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। और अभी तो बिजली का बिल नहीं आया, गैस का बिल नहीं आया। और एक ने तो ये कहा कि 8-10 दफ़ा 8-8 दफ़ा बिजली जाती है तो ये भी बिजली के बिल में फ़र्क पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी होना है इन 2 महीनों में 45 दिनों में हो जाना है। इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिशन तो सारी एक तरफ है, ग्रैंड लाइंस की वो बात कर रहे हैं। तो वो अब पीछे रह कौन गया? 11-13 पार्टियों के अलावा एक इमरान खान है, वो इलेक्शन से कम किसी बात पे डेट पे आने के लिए तैयार नहीं है। और उसका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएं। और जो बजट है उससे भी आपके सामने, बजट से पहले बजट आ गया। 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 250 रुपये घी बढ़ गया, 8-8.5 रुपये बिजली यूनिट बढ़ गई, 45% गैस बढ़ गई। ये बजट से हफ्ता पहले ही बजट आ गया। ये तो ऐसी एक्सरसाइज एक की गई है। और इस एक्सरसाइज में भी अगर IMF को ये खुश नहीं कर सके तो फिर ये ख़ुद भी किसी फैसले की तरफ जाएंगे। मुल्क को ज़िम्मेदारान मुख्तदर जो हल्के हैं उनको भी मुल्क की संगीनी हालात का अंदाज़ा है और उनको पता है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे और फिर बात कहाँ तक पहुँचेगी। ये सारी सूरत हाल में हल क्या है? हमारे नज़दीक और ख़ान साहब के नज़दीक यही है कि इलेक्शन करवा दें, जो जीत जाए वो हकीकी एक वोट की अक्सरियत का क्या है जी। परवेज़ लाई कहता है हम एक हैं, काफ लीग एक सालक उधर है और चीमा भी उधर है, मोनस इधर मोनस इधर है। अच्छा सर, जब आप मुख्तलिफ हलकों की बात करते हैं तो इस वक्त जो हालात हैं, लगता यही है कि वो कितने ही अपने आप को न्यूट्रल कहते रहे, लेकिन जो इस वक्त उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, इसमें कहने में हमें अब कोई यार नहीं होना चाहिए, उससे पहले कभी भी नहीं पहुंचा। जितना भी वो कह लें कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम एपॉलिटिकल हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त मुख्तलिफ हलके का आप कह रहे हैं कि उनको भी परेशानी है, संगीनी है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो सब कुछ हुआ, ये जो रजीम चेंज हुई, और फिर खान साहब कहते हैं कि अमेरिकन साजिश थी। मुख्तलिफ हलकों को इस अमेरिकन साजिश का पता नहीं था, या वो मानने को तैयार नहीं थे, या फिर हम कहें कि वो ऑन बोर्ड थे। मेरे सामने तो किसी आदमी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि नदीम रज़ा साहब ने, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कई सवाल किए मोहित से। मैं एक मीटिंग में शामिल था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें तो किसी ने ये नहीं कहा, बल्कि DG ISPR को मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, मदाखलत थी। अब मदाखलत कॉन्स्पिरेसी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो मुझसे वैसे ही खफा हैं कि मैंने एक हकीकी बात की है कि अमजद इस्लाम अमजद ने नज़म लिख दी है मदाखलत और कॉन्स्पिरेसी पे। तो जो आम चीज़ें बहुत जल्दी आवाम में आम हो जाती हैं, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क है।
सो मैंने खुद उनसे सुना कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये मदाखलत थी। मदाखलत तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ और खौफनाक साजिश है। कॉन्स्पिरेसी तो 2 बंदे कर सकते हैं, 3 कर चले, सकते मैं हैं। अगर आपकी ये बात मान लूं कि अमेरिकन की साजिश भी थी और मदाखलत भी थी, ऑन बोर्ड कौन कौन था? ज़ाहिर है किसी ये कहने में कॉमन आदमी को तो पता है कि ऑन बोर्ड कौन कौन था। मेरे कहने से क्या आ गई, वैसे ही मुझसे लेकिन खपा है। शेख साहब को क्या पता है कि ऑन बोर्ड कौन कौन था? नहीं, मुझे तो पता है कि वैसे ही नहीं हुआ। मुझे तो सिर्फ MQM से मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं। मुझे तो आखिरी टाइम जब मैंने घर खाली किया तो उन्होंने मुझे कहा, शेख साहब ऐसे ही हम आपका वक्त ज़ाया करेंगे, हम जा रहे हैं। और घर मैंने खाली किया, कोई शक नहीं, वक्त से बहुत पहले खाली किया। और जब उसका रिएक्शन खान साहब का था, उसमें जो कुछ भी बातचीत चल रही थी, ये तय था कि मियाँ वाली में वो डेट देंगे। सो मियाँ वाली जहाज़ में मैं इसीलिए गया कि तारीख में मैं किताब लिखूंगा तो कहूँगा कि मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा फैसलाबाद में करूँगा, 5-4 दिन का ये वक्फा पड़ गया, फैसलाबाद भी नहीं किया। मैंने कहा जी आपने तो मुझे कहा था फैसला। उसने कहा मुल्तान डेफिनेट है शेख रशीद। मैं कहा मैं प्रोग्राम में कह दूंगा कि 20 को ऐलान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। मुल्तान भी ऐलान नहीं हुआ। फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ, तो कोर कमेटी के इजलास में ऐन जब फैसले का वक्त था तो जो चीफ मिनिस्टर है महमूद, उसने 3 दफ़ा ट्राई की इमरान खान के काम, उसने परे कर दिया उसको। क्या ट्राई की? बात करने की कि फ़ोन उसके हाथ में था। किसी की कॉल आ रही थी? जिसकी भी आ रही थी। जाहिर है उसके हाथ में अगर फ़ोन था तो और उसने क्या बात करनी। थोड़ी देर बाद शाह महमूद साहब भी ऑन बोर्ड हो गए, बिल्कुल साथ बैठे थे खान साहब। खान साहब ने यह कहा कि मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे अब नहीं लगना। वहां ये राय थी कि 28 या 29 तारीख को कॉल दी जाए, और खान साहब ने जो उनके ज़हन में था 25 तारीख कॉल का ऐलान कर दिया। और जो मैंने सुना अपने कानों से वो यही था कि मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे। खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था? ये नहीं मुझे पता। जो मैंने सुना है वो कौम के साथ आपके प्रोग्राम में नादिया शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो जितनी मैं जमानत दे सकता हूँ हक और सच की, उतनी जमानत दे सकता हूँ। नहीं, आपने तो बड़ी जमानत दी है, बल्कि आपने तो बड़ी कुर्बानी दी है। आपने अपने ताल्लुकात की कुर्बानी दी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शेख रशीद साहब को हमेशा कहा जाता था कि पिंडी के लोग बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ऐसी क्या इमरान खान साहब की मोहब्बत कि आपने अपने ताल्लुकात की मोहब्बत से कोई नहीं, अंदर का भी शेख रशीद था। उसने कहा यार अब इनफ इज इनफ। मैं तो पिछले से जब वो मेरा नाला लई, मनहूस नाला लई का इफ्तिताह हो रहा मर गया, उसका नाम रखा गया शेख रशीद एक्सप्रेसवे, उसका नाम रखा गया लाल हवेली एक्सप्रेसवे। नाला लई पे मैंने खुद उसका रखा नाम कि यार शायद ये मनहूस नाम है। तो मैं तो उस दिन फारिग हो रहा था। लेकिन जब ये बम गिरा, जब ये अदम एतमाद का बम गिरा, तो मुझे उस वक्त एक आधा दिन पहले इमरान खान कॉन्फिडेंट था कि ये अदम एतमाद नहीं होगा। अच्छा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि ये होगा, ड्यू टू माई डियर फ्रेंड्स MQM। वो आपको बता चुके थे पहले? उनसे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, मिला तो उनको भी कुछ नहीं, ना उनका गवर्नर आया, ना उनका मेयर आया, ना उनके दफ्तर खुले। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मेरे दोस्त ही खराब हुए। तो सर MQM तो कहती सारे है मसले में 7 वोटों वाली पार्टी सबसे ज्यादा खराब हुई। वो काफ लीग ने तो फिर भी 2 उधर वजीर बना लिए हैं जी, और 4 में से या 5 में से 2 वजीर बन गए उनके। और हालात किसी के बस में नहीं है जी। मंडी में फर्स्ट टाइम कौम के सामने आपके प्रोग्राम में बात रख रहा हूँ कि मैं खुद बहुत बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। जब लोगों की बातें सुनता हूँ, लोग आते हैं हवेली में, किसी के 200 रुपये दवाई के कम है, किसी के 400 रुपये दवाई में कम है। लोग कहते हैं बच्चे। मेरे शहर में एक बड़ी तादाद ने दोपहर का लंच ख़त्म कर दिया। दे कांट अफोर्ड। ख़ास तौर पर तनख्वाह पेशा तबका जो है वो वैसे ही कह रहा है कि जी हम डाइटिंग पे हैं और सुबह नाश्ता कर रहे हैं धड़ल्ले से मेरी तरह है जी, शाम को खाना भी खा रहे हैं, एक वक्त का स्किप कर रहे हैं।
सर आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम के लिए हमेशा से मशहूर है कि वो इशारों पे आगे बढ़ती है, इशारों पे पीछे हट जाती है, फिर टेलीफोन कॉल्स पे इत्तेहादी बन जाती है, टेलीफोन कॉल आने पे इत्तेहाद से निकल जाती है। तो इस दफ़ा वो कहती रही कि हमारे पास कॉल नहीं आई, तो फिर किस चीज़ ने मजबूर किया एमक्यूएम को बाहर निकलने पे? ये तो हमें उन्होंने कहा ना कि कॉल नहीं आई, जब हम उनसे वोट लेने गए उन्होंने कहा कोई तो हमें कहे ना। एक फिल्म थी बहुत बचपन में मैंने देखी, तो मुनव्वर ज़रीफ कहता है पंजाबी में कि वो किसी को कहता है उस्ताद जी मैं मारा कर दें, तो कहता नहीं 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 नहीं, फिर वो कहता मारोगा। इन दी एंड वो कहता को मैनू आखे तो सही, मैनू आखे लगन का शौक है। सो मुनव्वर ज़रीफ ने यह कहा कोई आखे तो सही, मैनू आखे लगन का शौक है। मैंने स्कूल लाइफ में ये फिल्म देखी, आज तक उसका ये डायलॉग याद है मुझे। और बाप का तो पहली वाजे हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन एमक्यूएम ने काफ़ी टाइम लिया गौर व गौस में, और गौर व गौस में जो भी उन्होंने फैसला किया मेरे ख्याल में गलत किया। मतलब आप ये कहते हैं कि इन शॉर्ट ये कि अगर एमक्यूएम ये कहती है कि मेरे पास कॉल नहीं आई, तो वो कुछ सही नहीं कहती, गलत बयानी से काम ले रही है। ये असद उमर ने कहा, मैं कोट भी कर देता हूँ, जब लोग मुज़ाकरात कर रहे थे मुझे तो पता लग गया कि अस्सलाम वालेकुम है, ठीक है, लेकिन मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकता था। मैं ये नहीं कह सकता था कल एमक्यूएम की इज्जत में फ़र्क पड़े। असद उमर ने कहा जी कि हमें किसी की कॉल नहीं आई, वो कह रहे हैं। सो मैं सुनता रहा। सो मैंने अपनी पैकिंग पे जोर रखा और यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन असद उमर ने ये कहा जी वो तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमें कोई कॉल करे। आपने यकीन किया? मुझे तो अंदर की खबर थी, तो मैं क्या कॉल आई थी। चले शेख साहब एक ब्रेक ले लेती हूँ ज़रा। ब्रेक से वापस आते हैं तो 2-3 चीज़ें हमें जाननी है। 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ था, शेख साहब ने खुद अपनी आंखों से क्या देखा, कैदियों वाली वैन वहाँ पर क्यों आई थी, किसने बुलाई थी, किसके कहने पर आई थी, किसकी गिरफ्तारी के लिए आई थी। उसके अलावा एक और जो बड़ा अभी चीज़ें चली है, जो ऑडियो लीक्स के इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को कहा कि जी मैसेजेस भेजे, कॉल किया कि जी जरदारी साहब से हमारी मफामत कराएं और हमें अदब एतमाद तहरीक से बचाएं। क्या ये वाकई सच था, सच है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शेख साहब से जाते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बड़ा ये ऐसे राज हैं जिनसे से हो सकता है आने वाले वक्त में कभी पर्दा उठे। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 9 अप्रैल की रात को ये कहा गया पहले कि जी पीएम हाउस में हेली आया था, फिर बताया गया फिर रात में 12 बजे अदालतें खुलती हैं, कैदियों की वैन पीएम हाउस असेंबली के बाहर आके खड़ी हो जाती है, पार्लियामेंट के बाहर। किसको गिरफ्तार करने आई थी, किसके कहने पे ना? मैंने नवाज शरीफ का भी डाउनफॉल देखा है। मैं उस वक्त पीएम हाउस में था, मैं सिगार पी रहा था, जूती उतार के मेरे सामने फौज दाखिल हुई और जो संतरी फौजी खड़े थे उन्होंने उनको सलूट मारा। वो अंदर दाखिल हुए और सारा कुछ जो कुछ हुआ वो सारी कार्रवाई मेरे आंखों के सामने है। उसके बाद एक कर्नल साहब मेरे पास आए, ये वो है जब जनरल भट्ट को बिल्ले लगाए गए, बाहू मल्ले से ला के DGI साई को बिल्ले लगाए गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। ये सारी कहानी अब मैं लिखनी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे 2 करोड़ रुपया पिछली किताब का मिल गया उसका। मैंने कहा यार बड़ी कमाई वाला काम है ये तो कर्नल साहब आए, उन्होंने कहा आप किधर बैठे हुए हैं? मैं कहा मैं सिगार पी रहा हूँ। उसने कहा खेल तो खत्म हो गया, जाओ हवेली। मैं कहा नहीं हवेली नहीं, मैं रास्ते में मैं रहता हूँ अब कहीं और भी। उसने कहा बस उठें आप चलें यहाँ से। मैंने स्लीपर को बांधा शांधा अपनी जूती को, तो फिर मैं 22 दिन वहाँ उनके साथ वो आए। उन्होंने कहा खाना शाना, मैंने कहा मेरे पास तो पकाने वाला या वाली कोई नहीं है, तो ये 22 बंदे यूनिट से ही खाना मंगाए। सो 21-22 दिन तक मैं उनके पास मेहमान रहा। और इन दी एंड ये जब जो कुछ हो रहा था और जैसे हुआ, सो इमरान खान का एतमाद ये नहीं था जो कुछ हुआ। 9 अप्रैल की रात हेली आया था कोई देखिए हेली तो आया या नहीं आया ये बात की बात है। पुलिस वैन मेरे सामने आई थी। किसने बुलवाई थी? पुलिस वैन कौन भेजता है? मेरा मतलब ये तो आपकी थी, वजारत दाखिला आपके पास थी सर? नहीं, वजारत दाखिला मेरे पास थी, लेकिन देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। एक चेहरा इसके पीछे भी होता है। तो वही तो जानना चाह रहे हैं। ये जो रेंजर्स ने उस दिन किया वो वजारत दाखिला के हुक्म पे ये दहशत गर्दी की उन्होंने,
और एफसी ने नहीं की, इसका मतलब है कि उसके कमांडेंट ने उसको नहीं कहा ये बात। और आप 25 मई की बात कर रहे हैं? 25 मई की मैं बात तो आप कह रहे हैं कि 25 मई को मैंने बाजवा साहब से जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने सीरियस प्रोटेस्ट करनी है द रोल ऑफ रेंजर्स विद द लेडीज एंड द चिल्ड्रन एंड द कॉमन पीपल। तो क्या आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने नहीं किया? राना सनाउल्लाह तो वैसे ही शो पीस बना हुआ था ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं फिर कौन कर रहा था? वो सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए सारी पुलिस और FIA उसने लगाई हुई थी। मेरी 3 बहनों के घर उसने रेड करवाया, और वो बेचारी शेखनियाँ, आपको पता है दुकानदारों की बीवियां, उनको क्या लगे इन कामों से। इंतहा देखें कि मेरी 3 बहनों के घर रेड हुए, और लाल हवेली से बैक वक्त 60 बंदे इन्होंने उठाए, और इसके बावजूद मैं 3:45 बजे पहुंच गया 15 मिनट। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 25 मई की रात जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज, जो शेलिंग, जो फायरिंग, जो भी कुछ हो रहा था, उसके पीछे राना सनाउल्लाह नहीं थे? राना सनाउल्लाह था, बड़ा बदमाश सरगना वो था, लेकिन उसके पीछे जो मैं अंग्रेजी बोली है, थोड़ी सी अंग्रेजी, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, इसे समझने की कोशिश करें। आ गई, मेरे हालात बड़े खराब हैं। सर अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो तो सिर्फ देयर वाज अ फेस, देयर इज अ फेस बिहाइंड ए केस, क्योंकि पुलिस तो सरेंडर कर गई। तो पुलिस सरेंडर कर गई थी, तो फिर हमें तो एक ही फेस नजर आता है कि अब उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या वजह थी कि खान साहब ने उस दिन धरना नहीं दिया? क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी कि उनकी डील हो गई है। ये भी खबरें चलवाई गई थी या खान साहब राब्ते में थे? देखें, खान साहब की जो मेरे पास इतला है वो मैं कौम से शेयर करता हूँ कि शाह महमूद असद और परवेज़ खटक यहाँ KP हाउस में हेलीकॉप्टर से आए, उनकी मुलाकात हुई नंबर 2 या नंबर 3 से। नंबर 2 थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बाद चले गए। नंबर 3 वहाँ बैठे रहे, या 4 या 5 जो भी उनका बनता है, इनसे बातचीत करने के लिए। जो कुछ इन्होंने क्या करना था, देखिए मैं तो सबको बेबस समझता हूँ कि वो शख्स जो सबसे बड़ी डिमांड थी इस मुल्क में कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी किया जाए, रेड, हमने नहीं जारी किया, ठीक है जी। ब्रिटिश एम्बेसी को उन्होंने इस अदम एतमाद से पहले भी लेटर लिखा, और वो उसके बेटे दोनों दे के आए पाकिस्तानी एम्बेसी में। हमने कहा कि नहीं है। अब तो उसके पास पाकिस्तानी ओरिजिनल पासपोर्ट है, अब उसको पाकिस्तान आने से 3 महीने से किसने रोका हुआ है जी? बताया ना, अब तो शेख रशीद नहीं है ना। मैं अक्लमंदों का लीडर हूं, मैं बेवकूफों से गुफ्तगू नहीं करता। अब बताए कौम के वो कौन से हालात थे कि मरियम नवाज 4 दफा एक अदालत अडजर्न हुई है पासपोर्ट पे, और सारे में लायर, बार, यूनियन, सुप्रीम कोर्ट जो बड़ी सियासत में है, उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे मेरी मालूमात के लिए बताएं, क्या पाकिस्तान में एक पासपोर्ट के लिए कोई अदालत 4 दफा खत्म हुई है? और 4थी दफा उन्होंने कहा जी कि अब दरखास्त वापस ले लेते। नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए तो बड़ी खबरें आई कि जी ये एक डील हुई थी, एक मुआहिदा हुआ था। अब नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, और बावजूद इसके कि उनके भाई वजीर आजम है, तो क्या हम ये समझ लें कि ये भी उस डील का हिस्सा हो सकता है? जो आपका दिल चाहता है आप समझ लें, लेकिन नवाज शरीफ के मुल्क आने में जब एक भतीजा चीफ मिनिस्टर हो, एक भाई प्राइम मिनिस्टर हो, तो इसका जवाब आप नवाज शरीफ से लें। मैं औरतों के बारे में बात नहीं करता, वरना मैं कहता कि मरियम नवाज से ले, आज तक मैंने उसके बारे में बात नहीं की है, खातून है। लेकिन ये सवाल तो आपको डान वालों को उनसे पूछना चाहिए नादिया, कि भी अब क्या रुकावट है। वो कहेंगे इलाज चल रहा है अभी, डॉक्टर ने सफर से मना किया, गोली नहीं खाई उसने वहां जाके। वो कहते हैं डॉक्टर ने सफर से मना किया हुआ है, जब वो समझेंगे तो आएंगे। चलो ये जवाब दें तो सही ना। देते हैं यही नहीं ये जवाब दें, मुझे खुशी होगी, क्योंकि खाई उन्होंने पैनाडोल भी नहीं हुई है। अच्छा। और अल्लाह ताला रहम करे, इनके केसेस में 15 लोग शाती मर चुके हैं अब तक। मकसूद ये 15वां आदमी है जो मरा है। अच्छा, अभी का जवाब तो हम उनसे ले लेंगे, लेकिन जब आपका दौर था वो तो मुझे बताएं ना कि क्या वाकई एक मुआहदे की वजह से, एक मुआहदे की बात, देखें मैंने बदले में नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। कैबिनेट में जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 14 लोगों ने कहा जाने दो। मैं वोट देने वालों में शामिल था कि जाने दो। मैं समझता हूँ दफा बला गाली तो उसने मेरा मतलब है कमर जावेद बाजवा को दी और जनरल फैज हमीद को दी 14 मरतबा, या बकवास की या गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। बाहर जाके उसने क्या कर लिया जी? ये जो कुछ हुआ यहीं से हुआ, और अमेरिका ने किया, और मीटिंगें वहां जरूर हुई हैं 2-3 उनके बाहर जाने के बाद।
मेरा मतलब है उनके जाने के बाद अभी इन्हीं दिनों में, अच्छा, यानी अदम एतमाद से पहले 2-3 मीटिंगें हुई हैं, लेकिन सारी बातें तो चौक और चौराहे में नहीं की जा सकती ना। लेकिन जो बात की जा सकती है कि वो जो बीमारी का सारा ड्रामा रचाया गया और सारा उसके पीछे जो लवाजमात थे, इमरान खान को समझ थी, उसने कैबिनेट में रखी। 14 आदमियों ने कहा जाने दो, दफा बला, मैंने कहा जाने दो, मैंने भी वोट उन 14 लोग, आज वरना मैं बड़ा लीडर बन सकता हूँ जी कि मैंने तो बड़ी मुखालफत की थी। नहीं, क्या कर लिया इन लोगों ने लंदन में अपनी जायदादों में तो रह यानी के? यानी एक मुआहदे की वजह से या उसकी बुनियाद पर वो मुल्क से बाहर गए और उस ये मुआहदे में। इमरान खान का ख्याल है कि ये वेल प्लान था, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहता। अच्छा, और ये खान साहब का ख्याल है कि ये सारे जाली डॉक्यूमेंटेशन की गई और मीडिया को लगाया गया। ठीक मैं है। खान साहब के अल्फाज और उसी डील में कहीं ना कहीं होगा कि ऐसा बताया गया कि ये मरने लगा है, शाम को मर जाएगा। अल्लाह को पता है किसने कितने दिन जिंदा रहना, वरना ये सारे 75 साल की लीडरशिप हो चुकी है। सर तो फिर अगर ये प्लान था, मैं पूरी बात सुन लेना, फिर इसमें से गलतियां निकल आएंगी ना। खान साहब का ये ख्याल था कि ये सारा ड्रामा रचाया गया है, ये सारी रिपोर्टें जाली बनाई गई हैं। हाली के लोगों के डिफरेंट राय भी थी, लेकिन जिस तरह वो भागता हुआ जहाज पे चढ़ा ना, वो इमरान खान की बातों की तस्दीक करता है। जिस तरह वो उस जहाज की सीढ़ियां चढ़ा, वो इसकी तस्दीक करता है। लेकिन जब इंसान रोज कहता है ना मैं बीमार हूं, बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, फिर मर रहा हूं, फिर कुदरत की तरफ से कोई आफत आई जाती है। सर तो फिर आपकी अपनी हुकूमत थी ना जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स दी थी, मेडिकली उनको एग्जामिन किया था। कह रहे हैं आप। तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फैसल सुल्तान, क्या ये भी बिक गए थे? यास्मीन राशिद ने तो क्लियरेंस दी है। फैसल तो मैं तो एज ए कैबिनेट में ही उससे मेरा तारफ हुआ। यास्मीन राशिद अच्छी औरत है, उनसे तो मेरी हेलो हाय थी, लेकिन फैसल को मैंने कैबिनेट में ही देखा। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैंने कैबिनेट में देखा। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑन पोता बोर्ड को थे। भी मैंने कैबिनेट में देखा है। खुसरो बख्तियार को भी, हालांकि था मुशर्रफ के दौर में, लेकिन बहुत पिछले बेंचों में था। अच्छा, तो मलिक रियाज साहब वाली बात हमारी दरमियान मैं में नहीं रह गई। मानता उन्होंने तरदीद की है। देखिए, मलिक रियाज जो है उनके सारे लोगों से तल्लुकात है। किसी एक बंदे का नाम लें जिसके मलिक रियाज से तल्लुकात ना हो। ये हाइट 2 जो है नवाज शरीफ ने उसको बेचा और गले पर अंगूठा रख के बेचा। ये भी मैं आपको बता दूं, इस कीमत का वो सौदा नहीं था जिस कीमत पर उन्होंने मलिक रियाज को दिया। अच्छा, उसे मजबूर कर दिया कि वो खरीदे इसी कीमत पे। बदमाश तो है ना ये, आप देखें ना, बदमाश तो हैं कि मैंने आपको इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि आज एक टीवी चैनल पे चला है। मेरा तो ख्याल था कि 2, 3, 4, 5 हैं, लेकिन एक मुस्नद टीवी ने कहा कि इस केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग में 15 लोग मर चुके हैं। आज की खबरों में वो आप जाएंगी तो क्लिप देख लें उसका। सो ये तो आपको पता, सिसली माफिया, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा इनको। आपने कहा कि मलिक रियाज के किससे ताल्लुकात नहीं है, मलिक रियाज साहब के इमरान खान साहब से कैसे ताल्लुकात? मैं जब ये कहता हूं कि उनसे सबसे अच्छे तल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान के तमाम लोग उसमें शामिल हैं। तो क्या आप इस बात को रद्द करते हैं कि मैं खान इस साहब ने बात को नहीं रद्द कहा होगा करता कि हूं। पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब से मुफावत उस कराएं? मलिक रियाज इसकी तरदीद कर चुके हैं, मैं इसको रद्द करता हूं। लेकिन ये सवाल जो उन्होंने तरदीद किया है, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि 2 बंदों की गुफ्तगू है, तीसरे बंदे की उसमें कोई गुफ्तगू नहीं है। और लेकिन ये है कि मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से तल्लुक। मैं रहता हूँ जी, ये लाल हवेली है सैदपुरी गेट में, ये रहते थे आगे सैदपुर रोड पे मलिक आशिक हुसैन, इनके वालिद, और 11, 12, 13 भाई थे। 12 थे या 13 थे या 11 थे, राइट। सो मलिक रियाज की PR जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के लिए ये बात की हो। और एक बात मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज के तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों से तल्लुकात हैं, और ये इसमें मलिक मियां मंशा टाइप भी लोग हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि मेरे से राब्ता, अभी इंडिया के साथ वो चाहते हैं कि आप बिज़नेस शुरू करें, और उनको अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया में मुसलमानों के घर किस तरह गिराए जा रहे हैं और किस तरह कत्ल व गारत हो रही है, और पाकिस्तानियों के जज्बात क्या हैं, क्योंकि ये माफिया हैं। इन्होंने अपनी बेचनी होती हैं सपारी और गुटखा और सारे मसले। सो बिजनेसमैन तो अपना इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है,
हमारे वक्त भी चीनी वाले जो थे वो लगे हुए थे हमारे लोगों के साथ, आटे वाले लगे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली शुगर मिलें जो हैं वो सियासतदानों की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और मुख्तसर सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आती हूँ तो पीपल्स पार्टी के इंतहाई एक सीनियर रहनुमा, उनसे बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई। मैंने कहा तो अगर आप लोगों को पता था माशी सूरत हाल का, मुल्की सूरत हाल का, तो फिर आपने ये हुकूमत क्यों ली? उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं लेते तो फिर अगले 10 साल तक हमने कुछ नहीं करना था। फिर ये 10 साल का आखिर प्लान क्या है? कौन चाहता था कि 10 साल तक, ऐसा किसका डर था कि अगर वो आ जाएगा तो फिर 10 साल तक जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके हाथ कुछ नहीं आएगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, शेख साहब से जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से कबल मैंने ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा ने ये बात की थी कि हमें अंदाज़ा था कि हुकूमत में मुश्किलात होंगी, सख्त फैसले होंगे, लेकिन मसला कुछ ऐसा था कि अगर हम अभी ये हुकूमत नहीं लेते तो अगले 10 साल तक हमारे हाथ कुछ नहीं आना था। तो शेख साहब, ये जो 10 साल की हम हमेशा से बात सुनते हैं, तो ऐसा क्या था? मेरा ख्याल है एक जुमला फजलुर रहमान ने बहुत दफा कहा टीवी पे कि इमरान खान ना हो, बहार हो ना हो कि खजा हो, हमें बहार नहीं चाहिए, खजा हो। कुछ 100 दफा मैंने सुना है उसका टीवी पे। यानी कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, हमें इससे गर्ज नहीं, इमरान खान से जान छुड़ाओ। उनसे इनकी, इमरान खान से इनकी जान जाती है। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, रात को इनकी नींद हराम है। इमरान खान इलेक्शन इसी साल करवा के रहेगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए, और मुख्तदर हलकों में भी ये आवाज बड़ी जोरदार है कि इलेक्शन होने चाहिए। आप बार बार हम आप मुख्तदिर हलकों की बात कर रहे हैं सर, ये न्यूट्रल क्या होता है, ए पॉलिटिकल क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में सारे गेट नंबर 4 की पैदावार देखे। मेरा मतलब है पाकिस्तान की सालमियत का मसला हो तो आप न्यूट्रल हो जाएं। खान साहब तो ये सारे लोग कहते हैं न्यूट्रल हो। ये जो निकला था नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला है जी? इमरान खान तो किसी और स्टाइल से निकला ना, तो उसका क्या नतीजा निकला कि बाद में इन्होंने भीख मांगी, पांव पड़े कि हमें बाहर जाने दिया जाए। या ये पांव पड़ते हैं या ये गले पड़ते हैं। और अब भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और 3 माह से पासपोर्ट लिए बैठे हुए हैं अलमारी में, रोज खोल के देखते हैं। जिस तरह सपारा पढ़ना होता है इस तरह देखते हैं कि यार कब जाना है जी। और शायद उनकी जिंदगी में यहाँ आना लिखा ही नहीं हुआ, खुदा ना करे ऐसा हो। मुआहदे में ऐसी लाइंस नहीं है। मुआहदे का नहीं मुझे पता। अच्छा, ये बताएं कि आप कुछ समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट में हूं तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए अजीम जानसार और वतन पे कुर्बान वाली फौज जो है वो कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान उनकी अवलियत, अहमियत है। अब क्योंकि ये नाम इतना आम हो चुका है, सब कहते हैं न्यूट्रल रहे, तो मैं भी कहता हूँ न्यूट्रल रहे। लेकिन जब डॉन लीग्स थी तो क्या न्यूट्रल थे? जब वो 14 दफ़ा उसने लंदन से बकवास की और शेखुपुरा और लाहौर से बकवास की, उसके बाद मैं नहीं न्यूट्रल रह सकता। मैं सिविलियन जो हूँ, अगर मुझे कोई एक गाली दे, मैं राना सनाउल्लाह को क्यों मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये 20 अफराद 22 का कातिल है? मैं नहीं कहता, शेर अली कहता है। और 15 शातियों को वो, इन सब लोगों के केसेस खत्म होने हैं इसी महीने 1.5 महीने में। और ये आए सिर्फ इस मकसद के लिए, और इन्होंने खुद कहना जी कि वास्ता खुदा का हमारी जान छोड़ो, अब जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो आप बात ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतनी ये बातें करते रहे, फौज के खिलाफ बयान देते रहे, लेकिन आखिर में नतीजा निकला कि इतना कुछ करने के बाद भी एक फिर दोबारा से बरसरे इख्तिदार है। क़यादत कहती है ना कि हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि मज़ामत के बाद मफामत होती है जी। ये जुमला तो आम है ना, आप ही ने आम किया, मैंने नहीं किया। ये चैनल ने ही आम किया कि वो ये कहते हैं कि हमने मज़ामत की फिर मफामत की। पहले हम नहीं लेटे, बाद में 90 के जाविये में लेट गए। सो इन दी एंड सब लोग जो है वो मफामत की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान में इसको बुरा नहीं समझा जाता। आप खान साहब ने, आपको नहीं लगता कि कुछ गैर ज़रूरी महाज खोले थे? मतलब जो खासतौर पे DGISI वाला मामला था वो ना होता तो बेहतर था। मीडिया के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात कुछ अच्छे बनाकर नहीं रखे, तो ऐसा वो कौन सा वो ऐसा पॉइंट था जिसके बाद, डिफाइनिंग मोमेंट जिसके बाद ये हुआ कि जी अब हमारे जो सफ़े थे जिसपे हम एक पेज की बात करते थे वो पट गए? मेरा ख्याल है काफ़ी दिनों से टुक टक लगी हुई थी
किस बात पे? चल रहे थे कोई कई बातें यहाँ से ही शुरू हुई जो आप कह रहे हैं DGI से, हालांकि कर उन्हीं को दिया उन्होंने, लेकिन जरा अपना ये कह के कि चिट्ठी आए और फिर आप वैसे ही इंटरव्यू चलाती रही खबरें कि सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया, खान साहब ने बुलाया, शलाया कोई नहीं था। लेकिन आप भी तो कोई घर बसने नहीं देते ना, उजाड़ने की पूरी कोशिश करते। अच्छे बसे बसाए घर को आप हमें तो खबरें मिलती है तो हम चलाते हैं। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि ये आपकी खबरों में आप लोगों की ख्वाहिशें शामिल होती हैं। सेटल हो गया था, वही बंदा आ गया, फैज चला गया, तो फिर इस यूजलेस एक्सरसाइज की जरूरत क्या थी? ये पंगा क्यों लिया खान साहब ने? ये पंगा जो है मेरे ख्याल में, देखें खान साहब एक अपनी अदा के वजीर आजम और अपनी अना के और अपनी सोच के वजीर आजम थे। एक हद से ज्यादा वो नहीं लेटते थे। अच्छा। ना वो लेटे हैं, जो कि अच्छी बात है। और जब बात बढ़ी तो खान साहब के एतमाद को ठेस पहुंची, क्योंकि खान साहब का एतमाद था कि ये बात नहीं बढ़ेगी। और एलामिया जो था वो एकदम इतना पॉपुलर हुआ आवाम में कि लोग गैरत खा गए कि यार ही इज़ द मैन, और कौम और नौजवान उसके पीछे चल पड़े। और जब आप सुपर पावर से टक्कर लेते हैं तो सुपर पावर को आप जलसों में ललकारते हैं। जब आप सुपर पावर के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर उसके नताइज की निशानदेही होनी चाहिए कि आप किसी सूफी मसाले वाले के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे, अमेरिका के सुपर पावर के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उसने फ़ैसला किया मैंने लड़ना है, तो हम उसके साथ थे और साथ हैं। और अब जमात इस्लामी निकली है, उसको भी मैं वेलकम करता हूँ। पैट निकल रही है, उसको भी मैं वेलकम करता हूँ। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। अवामी मुस्लिम लीग इवन रिसीव करूंगा मैं सिराजुल हक को रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे, चले, और पैट को भी यहाँ रिसीव करूंगा। ये क्या है, बस ठीक है, जब लड़ाई शुरू होगी तो शुरू होगी। अच्छा, एक और मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, मैं एक और मुख्तसर से ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ तो शेख रशीद साहब से भी कुछ और बातें भी जाननी है। राना सनाउल्लाह साहब से भी खुसूसी मोहब्बत है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी खुसूसी मोहब्बत है, और दोनों के लिए अगर पैगाम ना हो इस इंटरव्यू में तो अधूरा रह जाएगा। वापस आते हैं जी। नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ सवाल छोड़ के गई थी लेकिन उसके बाद वो करती हूँ, ज़रा एक सवाल और कर लूँ। क्या इसमें हकीकत है कि इमरान खान साहब जनरल फैज को नया आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, ख्वाहिश थी? आपको एक बात कहूँ कि ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये गलत बात है। जनरल फैज को फरवरी मार्च तक, जब तक ये तालिबान और TTP का मसला होता, वो यहाँ रखना चाहता थे। मैं इतलात पर आपको कहता हूँ कि वो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाना चाहते थे, या उनके सोच में मेरे सामने कभी ये बात नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि ये फरवरी मार्च तक रहे ताकि अफगान बॉर्डर की सूरत हाल बेहतर हो जाए। ये इंप्रेशन उसका था। मैं आपको सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ कि वो उसको आर्मी चीफ नहीं बना रहे थे। ठीक है, अगर वो सुन रहे हो तो माफी चाहता हूँ। क्या उनका ये ख्याल था? नहीं, जो अगर सुन रहे हो तो माफी चाहता हूँ। ख्याल था या नहीं था, मैंने एक हकीकत अपनी सोच की बताई है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हुआ जिसमें आप पीपल्स पार्टी भी मेन स्टेक होल्डर है और PMLN तो जाहिर है पूरा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। कुर्बानी का बकरा बन गया नून लीग। मीन लक्ष्मी चौक में ये 20 सीटें हो रही हैं, इसमें से 13-14 सीटें 13 सीटें PTI ले जाएगी, तो ये पंजाब में क्या करेंगे? अगर 20 में से 13 सीटें PTI ले जाती है तो 5 मखसूस हो जाती हैं, तो फिर ये क्या करेंगे पंजाब में? अच्छा, गेन किसने किया इस सारे खेलने, और मामू कौन? इमरान खान हमारे हल्के कमजोर थे, बावजू हूँ इस वक्त, नमाज पढ़ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कम ही नमाजें पढ़ता हूँ। हमारे हल्के जितने कमजोर थे अल्लाह सुभान ताला ने उतने मजबूत बना दिए। इमरान खान घर घर में घुस गया। जब मैं घर घर में घुस गया कहता हूं तो ये सारे ही घरों में घुस गया। लोगों को समझना चाहिए, ये जो गाड़ियों के पीछे लोगों ने पेंटिंग से लगाया हुआ है, ये मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। ये दीवारों पे चॉकिंग नहीं की हुई लोगों ने, ये इस्लामाबाद की कारों के पीछे लिखा हुआ है, जो कि मैं जिसकी मजम्मत करता हूं, जिसको मैं नफरत की निगाह से देखता हूं। ये हमारी अजीम फौज है, हमारा अजीम चीफ है, और मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन इस सियासी मार्के में इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं,
तो अगर सारे नंबर्स ब्लॉक कर देंगे तो फिर मामला उस बेचारे के फोन ही उठा के ले गए सियालकोट से, तो ब्लॉक हुए या सर, ये फोन खान साहब ने, वाकई खान साहब के फोन चोरी हो गए? दोनों चोरी हो गए। किसने चोरी किए? मुझे नहीं पता। कैसे चोरी हुए? पहले भी एक दफा नईम उल हक के और उसके हुए थे बनी गाला से, अब भी हुए हैं दोनों फोन चोरी। वो तो सरेआम खान के दौर की बात है ना, जब उन्होंने कहा था कि जी उनका ब्लैकबेरी और गायब हो गया। जो भी था, अब भी इमरान खान के दोनों फोन चोरी हो गए हैं, इसलिए फोन खुला है सियालकोट से। सियालकोट। तो क्या खान साहब मतलब कैसे जलसे में खिताब कर रहे थे, साइड पे रख दिए थे, किसी के हाथ में दे दिए थे? मैंने ये खबर दी है कि इमरान खान के दोनों फोन चोरी हो गए। ओके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जो वज़ीर आज़म होता है या पार्टी चेयरमैन होता है वो ऐसे कुछ लोगों में घिरा हुआ होता है, एडवाइजर्स गिरा नहीं होता, उसको ऐसे लोगों की जरूरत भी होती है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं, तो खान साहब के भी इर्द गिर्द ऐसा कोई था या है मौजूद? होंगे, इख्तदार के कान कच्चे होते हैं, होंगे, लेकिन मैं खान को सच्ची रिपोर्ट देता था और मैं उसका मशकूर हूँ कि मेरी बात सुनता था। मैं एक वोट का लीडर हूँ, 1 या 2 वोटों से इलेक्शन लड़ता हूँ कलम दवात पे। अब भी लड़ा तो कलम दवात पे लड़ूंगा। मेरा पीटीआई से तल्लक नहीं है, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। आखिरी वन लाइनर, इंतखाबात होते कब देख रहे हैं? इसी साल में इंशाअल्लाह ताला, इसमें मुझे कोई शक नहीं। थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, आपसे आपके टाइम का बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही और बहुत से ऐसे सवालात जिनका जवाब नहीं दिया शेख रशीद साहब ने, लेकिन जो उनके तासुरात थे और जो उनकी हंसी थी वो सब कुछ कह गई। प्रोग्राम से दीजिए नातिया मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।